हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। चैप्टर नंबर 2 है फिजिक्स का क्लास 10th का। टिल वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मैथ्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। पार्ट में आई टाइम लगा बट कंप्लीटेड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड। सारे टॉपिक ले लिए हैं, एक डायग्राम बना कर रख लिया है ह्यूमन आई का। पता नहीं डायग्राम है या फिर यहाँ पर हम बना देते हैं सीलिएटेड मसल, सीलियरी मसल, और बाकी सब सही है। समझ पा रहे होंगे आप। कॉपी में तो सही से बन जाता, बोर्ड में थोड़ा कम सही से बना। तो अब डिस्कस करेंगे ह्यूमन आई के पार्ट्स ये हैं, यानी इस चैप्टर का जो मेन नेम है या फिर बेसिक नेम हम कह लें वो है ह्यूमन आई, क्योंकि इसी के बारे में डिस्कस करना है। टॉपिक्स हमें डिस्कस करना है ह्यूमन आई, जिसमें पावर ऑफ एकोमोडेशन और वर्किंग होगी, डिफेक्ट ऑफ विजन और उनके करेक्शन हमें डिस्कस करना है। तो इस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म में हमें ये डिस्कस करना है कि व्हेन लाइट पास थ्रू अ प्रिज्म देन व्हाई इट सी एज इन विबग्यो कलर, यानी हमें क्यों वो विबग्यो कलर में दिखता है, व्हाई स्पेक्ट्रम कलर में दिखता है, ये डिस्कस करना है। डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट बाय प्रिज्म, प्रिज्म में वाइट लाइट का डिस्पर्सन, उसमें वेवलेंथ पढ़ेंगे, हर एक कलर का पढ़ेंगे। उसके बाद एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन कैसे होता है, यूनिवर्स में रिफ्रैक्शन कैसे होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ेंगे। पहले डिस्कस कर लेते हैं ह्यूमन आई, जिसमें वर्किंग हम डिस्कस करेंगे पहले। तो ह्यूमन आई के पार्ट्स देख लें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो अपर लेयर है ये है स्क्लेरोटिक लेयर, स्क्लेरोटिक लेयर, और इसमें जो नीचे लेयर है वो है कोरॉइड लेयर, ये है कोरॉइड लेयर। क्लियर, ये हो गया। अब यहाँ पर ये है इरिस, और इरिस में जो होल होता है, यानी मान लीजिए इरिस का मेन पार्ट है ये सेंटर वाला, और इरिस के अंदर ये जो होल यहाँ पर होता है थोड़ा सा, उसे हम कहते हैं प्यूपिल। प्यूपिल ये है आई लेंस, इसके अंदर आई लेंस है यहाँ पर ये, और ये है सीलियरी मसल। सीलियरी मसल्स कह लें। अब यहाँ पर क्या बचा, अभी स्क्लेरोटिक कोरॉइड, कॉर्निया बचा है, तो कॉर्निया होगा ये। कितने, स्क्लेरोटिक कोरॉइड, प्यूपिल, इरिस, यानी पहले हम स्क्लेरोटिक कोरॉइड, फिर कॉर्निया, फिर इरिस, फिर प्यूपिल। यहाँ पर जो रेटिना का ऑप्शन होता है, वो ऑप्शन मतलब कि जहाँ पर वो लेबल्ड होता है, वो यहाँ पर थोड़ा सा कर्व टाइप में होता है, यानी अंदर के टाइप में ऐसे आता है और ऐसे कर्व हो जाता है, तो वहाँ पर रेटिना हम कह लेते हैं। ये जो यहाँ पर ये जाते हैं ये ऑप्टिक नर्व हैं, और ब्लाइंड स्पॉट यहीं पर होता है कहीं, मतलब ऑप्टिक नर्व के पास में, जहाँ से ऑप्टिक नर्व ब्रेन पे जाती है वहाँ ब्लाइंड स्पॉट होता है, और यहाँ पर येलो स्पॉट होता है आसपास। तो सारी चीज़ें डिस्कस कर लें। स्क्लेरोटिक लेयर क्या होता है? स्क्लेरोटिक लेयर जो होता है वो थिक ट्रांसपेरेंट या फिर थिक वाइट कलर्ड लेयर होती है, जो सबसे ऊपरी लेयर होती है आई की। कोरॉइड लेयर होती है द सेकंड लेयर बिलो द स्क्लेरोटिक लेयर, जो थिक होती है और ट्रांसपेरेंट मानी जाती है, जो लाइट को एब्जॉर्ब करती है एंड इट पास इट टू द रेटिना, यानी लाइट को पास करता है रेटिना की तरफ। उसके बाद हम आते हैं कॉर्निया पर। ये स्क्लेरोटिक लेयर का ऐसा पार्ट है जो ट्रांसपेरेंट है, बल्क्ड है, यानी जो हमारे सामने दिखता है वो कॉर्निया होता है, जिसमें जो पहली लाइट इंटर करती है वो कॉर्निया से करती है, यानी कॉर्निया ये स्क्लेरोटिक का पार्ट है। यहाँ पर ये कॉर्निया ऐसे स्क्लेरोटिक का पार्ट है ऐसे। तो ये जो कॉर्निया होता है वो उसमें पहले ही सबसे पहली लाइट कॉर्निया में इंटर होती है,
फिर इरिस होता है जो लाइट एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद में इट गेट, यानी जो लाइट होता है इट स्प्रेड इट टू द रेटिना, यानी प्यूपिल के पास ये लाइट को भेजती है। कॉर्निया से इरिस के बाद फिर लाइट इंटर्स इनटू द पीपल, फिर प्यूपिल, फिर आइल और इरिस में एक होल होता है जिसे हम प्यूपिल कहते हैं। आई लेंस जो होता है, आई लेंस यानी जो लेंस विच हेल्प्स टू मैग्नीफाई, या फिर हम किसी ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। यूज़ हम थोड़ी गॉड गिफ्टेड है ये तो आई लेंस उसी में यूज़ आता है फॉर विजुअलाइजिंग द साइज, यानी इमेज हम किस प्रकार से हमें दिख रहा है उसे विजुअलाइज करने के लिए। फिर उसके बाद इन सारी जो ये नर्व सेल्स, यहाँ पर जो नर्व जाती हैं, जो नर्व सेल्स जाती हैं, उस सेल्स से वो जाता है ऐसे रेटिना पर, इमेज बनता है। फिर येलो स्पॉट आता है, फिर ब्लाइंड स्पॉट, फिर ऑप्टिक नर्व सीधा ब्रेन पर अटैच होती है। ब्लाइंड स्पॉट वो जगह होती है जहाँ पर ऑप्टिक नर्व जाती है, ऑप्टिक नर्व यहाँ से जा करके ब्रेन पर मिलती है। एक चीज़ और था कि जो एक्वस ह्यूमर है, एक्वस ह्यूमर भी है, तो यानी कॉर्निया और आई लेंस के बीच में इतना एक्वस ह्यूमर होता है, जो यानी थिक टाइप में एक पार्टिकल्स होते हैं, जो यहाँ पर जो सफ़ेद थोड़ा सा दिखता है वो होता है एक्वस ह्यूमर, जो हेल्प करता है कि एब्जॉर्ब कर, यानी हेल्प करता है इतना मतलब कि आँख में ज़्यादा कुछ पार्टिकल्स इतनी जल्दी से पड़े तो थोड़ा बहुत दर्द हो लेकिन ज़्यादा नुकसान ना हो, एक्वस ह्यूमर। और यहाँ से लेकर विट्रस ह्यूमर यहाँ तक भरा होता है, फ्लड लिक्विड है जो बहुत ही थिक होता है। और जब हम आँख को एक्सपेरिमेंट करते हैं जब कहीं पर भी, तब वहाँ पर यानी जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तब वहाँ पर वहाँ पर हमें कुछ इस प्रकार से दिखेगा कि यहाँ पर जो पूरा का पूरा लिक्विड भरा हुआ होता है। क्लियर? अब वर्किंग इसके देख लेते हैं। यहाँ पर ऐसे हमने बना लिया, फिर यहाँ तक आए, फिर ऐसे, यानी हमें एक प्रकार से लेंस की तरह ऐसे बनाना है बस, फिर ऐसे लेंस बना लेंगे, मतलब थोड़ा बहुत आई लग रहा है। यहाँ पर वर्किंग देख लेंगे तो यहाँ पर एक मिडल में जैसे हमने लेंस का फॉर्मेट डायग्राम बनाते हैं ठीक उसी प्रकार का थोड़ा बहुत बनेगा। फिर रेटिना मान लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर मान लीजिए ऑब्जेक्ट है तो इसकी वर्किंग कैसे होगी कि हम आँख ये देखेंगे ऐसे, फिर यहाँ पर जो सीलरी मसल है इसका दबाव पड़ेगा तो ये सीधा रेटिना पर जाएगा, रेटिना पर, और फिर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो ये ऐसे जाएगा। क्लियर? रेटिना जो होता है इसका मतलब कि रेटिना जो होता है वो यहाँ के बीच में होता है, यानी इतने में हमें दिख गया, यानी हमने रेटिना वहाँ पर, या फिर हम लाइन भी ना खींचे, हम सीधा ऐसे लाइन ले जाएं, यानी इतने के बीच में हमारा आना चाहिए, तो हमारा ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन मिरर इमेज फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर। फिर कैसे? फिर हम ऐसे भी ले जा सकते हैं, ऐसे भी, यानी जो हमारा प्यूपिल होता है वो एक प्रकार से कैमरे के शटर की तरह काम करता है, यानी जब हम फोटो खींचते हैं तो इट गेट शोड इन आवर मोबाइल या फिर कैमरा में, तो वही चीज़ है कि रेटिना में जब हम प्यूपिल एक प्रकार से कैमरा की तरह है, जब वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है देन वी एबल टू सी द ऑब्जेक्ट एनीवेयर एनी टाइम एंड एनी डिस्टेंस। वर्किंग में ज़्यादा कुछ है नहीं क्योंकि यहाँ पर बस इतना है कि लाइट पास होती हैं, जैसे हमने लेंस में देखा था कि लाइट पासेस होती हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्ट है इतना बड़ा, इतने बीच का रेटिना है, यहाँ पर सारी लाइट पास होती चली जाएंगी। वर्किंग है इसका, और उसका रिफ्लेक्शन पास होता है थ्रू द प्यूपिल के थ्रू आफ्टर गेटिंग इनटू द इरिस में जो होल होता है प्यूपिल से, वो रिफ्लेक्शन उसमें जाता है, तब हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो रेटिना पर दिखता है। तो देख लेते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन, यानी हम कभी कभी पास चीज़ वाली को थोड़ा नहीं देख पाते, मतलब अपनी आँख पे पास एकदम पास में अगर हाथ कर ले, कोई भी ऑब्जेक्ट कर ले, देन वी कांट एबल टू सी इट क्लियर, तो हम उसे क्लियर नहीं देख पाते। तो उसके लिए एक पावर चाहिए होती है, यानी अगर हम पास लाएंगे तो हम उसे देखने की कोशिश करेंगे
तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगता है, तो उसमें हम पावर का यूज़ करते हैं। उसके बाद ज़्यादा दूर पर रहा तो ऐसे मतलब थोड़ा आँख को छोटी करके देखते हैं, यानी ऐसे पलक को कम करके देखते हैं। तो उस तरह से जो यहाँ पर पावर लगती है वो पावर ऑफ अकोमोडेशन है, यानी द एबिलिटी टू सी द ऑब्जेक्ट विद ड्यू टू द पावर ऑफ आई लेंस, उसे हम पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। मतलब कि आई लेंस की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट को एक प्रकार से ज़बरदस्ती में देखना ही कह लें, कि क्योंकि हम पास में ला रहे हैं, दिख नहीं रहा, तब पर भी फोकस कर रहे हैं, तो ज़बरदस्ती हुआ। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन यानी कि द पावर ऑफ आई लेंस विच एबल टू सी द ऑब्जेक्ट टू द डिस्टेंट एंड टू द फार, यानी दूर के और पास के ऑब्जेक्ट को देखना, यानी द पावर ऑफ अकोमोडेशन में यहाँ पर the ability to see object the ability to see object through the eye lens, the ability to see object through the eye lens by the power through the eye lens by a power। हम पावर कहाँ पर यूज़ करते हैं, यानी हम पावर यूज़ करेंगे जब एकदम पास में और कोई ऑब्जेक्ट होगा, हम उसे देखने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर पावर लगती है। तो एनर्जी लगे या ना लगे, लगती भी है एनर्जी भी, क्योंकि पास में है, तो वहीं पर पावर हमारी यूज़ होती है। जब पावर यूज़ होती है तो वहाँ पर हम कह देते हैं ये पावर ऑफ अकोमोडेशन, वी आर यूजिंग दिस द एबिलिटी टू सी द ऑब्जेक्ट आई लेंस के थ्रू बाई अ पावर से देखने को। जब हमारी आंख दर्द करने लगती है तो वहाँ पर पावर लगता है, क्योंकि हमें साफ दिखता नहीं है, और वहीं पर पावर ऑफ अकोमोडेशन होता है। यहाँ पर दो प्रकार के होता है, एक जो होता है वो इन्फिनिटी से आता है। यहाँ पर अगर यहाँ पर दो प्रकार से ऑब्जेक्ट होंगे, एक इन्फिनिटी से आएगा, एक जो आएगा वो नियरर से आएगा। इन्फिनिटी पर तो मतलब इतना भी इन्फिनिटी पर ना हो जो हमें दिखे ना, थोड़ा डिस्टेंस पर हो तो हमें दिख जाता है। इन्फिनिटी में नहीं दिखता तो वहाँ पर पावर लगती है, हमें देखना पड़ता है, और नहीं देखता तो नहीं देखना पड़ता। और यहाँ पर एक बहुत ही पास में होता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट मान लें, तो एक यहाँ पर ऐसे सीलियरी मसल का दबाव पड़ जाता है, तो वहाँ पर हमारी आँख दर्द होती है। होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब देखते हैं हम डिफेक्ट्स ऑफ विज़न और उसके करेक्शन को, यानी मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, एस्टिमेगेशन, और लास्ट है कलर ब्लाइंडनेस। तो इन पांचों टॉपिक को देखने वाले हैं डिफेक्ट्स ऑफ विज़न एंड देयर करेक्शन में। होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आए होंगे कि आई लेंस में कॉर्निया क्या है, प्यूपिल कहाँ है, इरेज क्या है, स्क्लेरोटिक, यानी सारी चीज़ें। डायग्राम अच्छा नहीं है, आप बुक में होगा। तो चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक पर, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। बिफोर दैट प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो देख लेते हैं अब क्या डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। देखो यहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में। इसके नाम जो दूसरे होते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस का भी हमसे पूछ ले टीचर, बेटा शॉर्ट साइटेडनेस क्या है। अब भाई हम पढ़े कि मायोपिया जो होता है उसमें शॉर्ट सामने मतलब जो नियरर ऑब्जेक्ट होता है वो ईजिली दिखता है। तो शॉर्ट साइटेडनेस हमने सोच लिया कि ये जो मतलब शॉर्ट साइटेडनेस यानी शॉर्ट हमें सही से नहीं दिखेगा, तो हम कह देते हैं हाइपरमेट्रोपिया, यानी दूर का ऑब्जेक्ट सही से दिखता है। यहीं पर गलत होता है। मायोपिया यानी शॉर्ट दिखता है तो शॉर्ट साइटेडनेस, दूर अच्छा दिखता है तो वो फॉर साइटेडनेस। क्लियर, यानी कि जब हम पास का ऑब्जेक्ट देख लेते हैं तो वो होता है शॉर्ट साइटेडनेस। साइटेडनेस के हिंदी मीनिंग ढूंढें तो यानी साफ सुथरा दिखना होता है, लेकिन जब हम साइटेडनेस इंग्लिश में सुनते हैं तो साइटेडनेस यानी कि थोड़ा साइटेडनेस सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब यहाँ का ऑब्जेक्ट में गड़बड़ी। तो यहीं पर कन्फ्यूज़न होता है। मायोपिया में अगर शॉर्ट साइटेडनेस पूछे तो मायोपिया बोलिएगा, और फॉर साइटेडनेस तो हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया को पहले ही देखेंगे। मायोपिया डिफेक्ट है एक, जहाँ पर
जहाँ पर हम क्या कि फॉर ऑब्जेक्ट को वी कांट सी क्लियर, यानी वी कांट सी द ऑब्जेक्ट क्लियर विच केप्ट इन इन्फिनिटी या फिर केप्ट सो फॉर, हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं। इफ़ द ऑब्जेक्ट नियरर टू अस, इतना भी नियरर ना हो, नियरर टू अस, देन वी कैन एबल टू सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली इनटू एंड इमेज फॉर्म और रेटिना क्लियर। मायोपिया क्या है कि the eye able to see the object nearer to us but not able to see the for object दिखता है, for object दिखता है, ये ना कहिएगा, बट क्लियर नहीं दिखता। able to see the object but not able to see the for object clearly, crisp and clear है ना। तो यहीं पर है मायोपिया कि हमें शॉर्ट साइटेंसेस दिख जाता है, फॉर क्लियर ऑब्जेक्ट नहीं दिखता। रीज़न क्या होता है, कैसे हमें क्यों नहीं दिखता? रीज़न क्या होता है, यहाँ पर जो होता है वो होता है फोकल लेंथ में रिडक्शन और कर्वेचर ऑफ आई लेंस में इंक्रीज। यानी पहला हमें हमारा है इंक्रीज इन कर्वेचर ऑफ आई लेंस, इंक्रीज इन कर्वेचर ऑफ आई लेंस, कर्वेचर यानी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर रेडियस हम कह लें, इंक्रीज इन कर्वेचर ऑफ आई लेंस के कर्वेचर का बढ़ना एंड रिडक्शन इन फोकल लेंथ का घटना। क्लियर। दूसरा है हमारा कि डायग्राम बना सकते हैं, अभी नहीं, देखो इसे देख। दूसरा है कि जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ऑफ आई लेंस एंड रेटिना आई लेंस एंड रेटिना जो होता है, डिस्टेंस इसकी जो होती है, डिस्टेंस ऑफ आई लेंस एंड रेटिना गेट इंक्रीज्ड। तो इससे हमारी रेटिना पर ऑब्जेक्ट यानी इमेज नहीं बनता है, इन दोनों कारण से। डिस्टेंस ऑफ आई लेंस एंड रेटिना गेट इंक्रीज, यानी रेटिना और आई लेंस का जो डिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है, जिससे जो इमेज होता है वो रेटिना तक पहुंच ही नहीं पाता, उसके पहले ही बन जाता है, इसलिए ब्लर दिखने लगता है दूर का ऑब्जेक्ट। क्लियर। डायग्राम बना ले और इसका करेक्शन भी देखेंगे। डायग्राम बनाने में माहिर थे पर माहिर निकल गए, अब डायग्राम बचा। तो डायग्राम किसको अच्छा लगता है बनाना? मुझे लगता है, बट बोर्ड पर नहीं, ऐसे यहाँ पर हटा दें। यहाँ पर जहाँ पर हमें लेंस बनाना हो हम उससे थोड़ा और उठा देंगे, मतलब लगे कि वो हम आँख बना रहे हैं, वरना गोला बनाकर चले आएंगे तो गोला नंबर मिलेगा। क्वेश्चन आते हैं इसमें से यही सारे आते हैं कि आई लेंस का फॉर्मेशन करो, उसके इमेज बनाओ। अब तो 2 पार्ट में होने हैं पेपर, तो यहाँ पर देख लेते क्या। हाँ, पहले हम डिफेक्शन देखते, यानी हम इसका डिफेक्शन देखते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं ये आई लेंस है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट ये है, पास दूर रखा, हमें दिख थोड़ी ना रहा, ऐसे आ गया। यहाँ पर ये है रेटिना, मतलब इतनी दूर पर रेटिना नहीं, हम एक एग्जैक्ट पॉइंट मानते हैं। यहाँ पर ये ऐसे आया और ये जो इमेज होगी वो ऐसे जाएगी, यानी हमारा रेटिना यहाँ है और इमेज यहाँ बन रहा है। तो दैट्स द रीजन वी कांट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट विच
इफ़ इट पुट इन द इन्फिनिटी, यानी जब इन्फिनिटी पर होगा, यहाँ पर हम आइलेंस मान लेते हैं, आइलेंस, और ये है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट जो होगा इन्फिनिटी पर होगा, ये है रेटिना, रेटिना, ये है इमेज। तो यानी कि आइलेंस यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जब इन्फिनिटी पर होगा तो ये रेटिना के पहले बन जाता है, यानी डिस्टेंस जो है आइलेंस और रेटिना के बीच में वो बढ़ जाता है, तो इस वजह से। क्लियर। अब इसका करेक्शन ऐसे बना लें हम, ऐसे मायोपिया में जो होता है वो कॉनकेव मिरर कॉनकेव लेंस लगता है, कॉनकेव लेंस यहाँ पर हम, अब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, अब यहाँ पर हम कॉनकेव बनाएंगे, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट आएगा, क्लियर, वो जो कॉनकेव होता है वो डाइवर्ज करता है, तो ये थोड़ा सा डाइवर्ज हो जाएगा। क्लियर। अब फिर सीलियरी मसल के मदद से और बेंड हो जाएगा, यानी क्लियरली अगर समझे तो ये यानी कॉनकेव से डाइवर्ज, फिर सीलियरी मसल से कन्वर्ज, तो इस तरफ से हमारा बन जाता है ऑन रेटिना। यानी हमारा करेक्शन क्या है, बाय यूजिंग द ग्लासेस of concave lens we can able to see the object of far distance clear on the defect of myopia। होप आपको समझ में आ रहा है। रेटिना है, इमेज हमारा क्लियर बन जाता है कॉनकेव मिरर, यानी कॉनकेव मिरर पहले देखे हमारा सीधा जा रहा था, लेकिन तो डाइवर्ज हो गया, डाइवर्ज होने के बाद में या फिर कॉन्वेक्स लेंस में गया, तो सीलियरी मसल ने ऑल दबाव डाल दिया, उसकी वजह से रेटिना इसका घटे या ना घटे, डिस्टेंस घटे या ना घटे, ऑब्जेक्ट तो रेटिना पर बनना ही है। क्लियर। डिफेक्ट देख लेते हैं, मतलब इसका जो करेक्शन है, करेक्शन by using glasses of concave lens we can correct this effect। होप आपको समझ में आया टॉपिक। यानी कि जब हम दूर का ऑब्जेक्ट नहीं देख पाते, पास का अच्छे से देख लेते, मायोपिया रीज़न होता है कर्वेचर ऑफ आई लेंस का बढ़ना और रिडक्शन इन द फोकल लेंथ, आई लेंस के फोकल लेंथ का घटना, और डिस्टेंस ऑफ आई लेंस और रेटिना के बीच में इंक्रीज होना। करेक्शन हम जब ये कॉनकेव लेंस बना लेंगे तब। क्लियर। यानी अभी हाँ हो गया। तो अब हाइपरमेट्रोपिया पे चलते हैं। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हाइपरमेट्रोपिया देख लेते हैं। हाइपरमेट्रोपिया यहाँ पर सारी चीज़ें उल्टी हो जाएंगी, सारी जो मायोपिया की है सारी चीज़ें उल्टी हो जाएंगी। वहाँ पर शॉर्ट ऑब्जेक्ट दिखता था और यहाँ पर फॉर ऑब्जेक्ट दिखता है, यानी I can able to see for object clearly, for object clearly, यानी ये पास दूर के ऑब्जेक्ट को देख सकती है, और उसके बाद बट can't able to see nearby object clear, नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियर, यानी दूर का पास का ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख सकती, नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया। नाउ रीजन, सारी उसमें जो क्या था वही का उल्टा लिखेंगे। इंक्रीजिंग द कर्वेचर ऑफ आई लेंस, उसमें ये था, क्या लिख देंगे, डिक्रीजिंग इन द कर्वेचर ऑफ आई लेंस, या फिर डिक्रीज इन कर्वेचर ऑफ आई लेंस, कर्वेचर ऑफ आई लेंस के कर्वेचर में घटना, एंड
increase in the focal length of eye lens and increase in its focal length फोकल लेंथ में उसका इंक्रीजन। पहले बनाएंगे डिफेक्ट का, फिर करेक्शन का। करेक्शन में हम उल्टा यूज़ करेंगे कॉन्वेक्स लेंस। ऑब्जेक्ट हमें कहाँ पास का नहीं दिखता तो हम पास का ही ऑब्जेक्ट रखेंगे। मतलब एक हमें डिफेक्ट बनाना है ना, तो यहाँ पर ये जो इसका यहाँ पर मान लीजिए रेटिना है, तो यहाँ पर ये कम बेंड होती है रे, यानी यहाँ पर डॉट डॉट बना दें, यानी हमारा बिहाइंड द रेटिना, बिहाइंड द आई हमारा इमेज बन रहा है जिससे हमें नहीं दिख रहा है। मतलब ब्रेन सेंस नहीं कर पा रहा है कि इमेज है कहाँ, बस हमें ब्लर दिख रहा है। और यहाँ पर आई लेंस, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ये इमेज। क्लियर। अब देख लेते हैं हम करेक्शन का। करेक्शन में हम रखेंगे, यानी ये ऐसे बनाया, ये ऐसे, फिर यहाँ पर भी कॉन्वेक्स लेंस ऐसे रख देंगे। क्लियर। इमेज है पास में तो ये ऐसे जाएगा, थोड़ा डाइवर्ज हो जाएगा, यानी थोड़ा कन्वर्ज हो जाएगा, कन्वर्ज हो जाएगा, फिर ये जाएगा ऐसे और बेंड हो जाती है रे। तो इस तरह से, यानी जब दूर में दिखे, यानी बिहाइंड द रेटिना अगर हमारा मिरर बने, तब हमें कॉन्वेक्स यूज़ करना है, क्योंकि वो और कम कर देता है और कन्वर्ज कर देता है रे को। फिर आई लेंस तो और कन्वर्ज कर ही देता है रे को। क्लियर। होप आप समझ पा रहे होंगे सारी चीज़ें। हो गया, यानी कि यहाँ पर जो होता है वो डायमीटर, इसका डिस्टेंस कम हो जाता है, जिससे रेटिना के बिहाइंड इमेज बनता है। और जब बनता है तो कॉन्वेक्स का यूज़ करना है, क्योंकि वो थोड़ा सा और कन्वर्ज कर देता है। कन्वर्ज करने के बाद सीलियरी मसल और कन्वर्ज कर देता है, तो इस तरह से हमारा रेटिना पर आ जाता है। यानी अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर और थोड़ा कन्वर्ज हो जाता है, यानी ये रे मान लीजिए ऐसे ऐसे थोड़ा और कन्वर्ज हो जाती, तो देन इट ऑन रेटिना, देन इमेज इन ऑन रेटिना। तो इसीलिए हमने कॉन्वेक्स का यूज़ करा, क्योंकि यहाँ पर और थोड़ा बेंड हो जाती है रे, तो जिस वजह से ये बेंड होके ऐसे आ जाती है। क्लियर। होप आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर करेक्शन में लिखेंगे, करेक्शन वी हैव टू नहीं, जिसके है उसको, वी हैव टू यूज़, हमें क्या यूज़ करना चाहिए, ग्लास ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। यानी हम लिखने पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, वी हैव टू मेमोराइज इट, क्योंकि अभी तो 10th है, बाकी में सारी चीज़ें, तो इसलिए ये सारी चीज़ें हैं। चलते हैं अपने थर्ड वाले पर। हाँ, क्या है, प्रेसबायोपिया। बिफोर दैट प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो प्रेसबायोपिया यहाँ पर वही होगा। तो प्रेसबायोपिया यानी कि इसमें जो होता है वो दोनों का मिक्सचर होता है, कि कभी कभी हमें पास का ऑब्जेक्ट नहीं दिख पाता, कभी कभी दूर का नहीं दिख पाता, यानी ऐसी कंडीशन आ जाती हैं कभी ना कभी। तो वहाँ पर बट यहाँ पर जो ज़्यादा केसेस होते हैं वो पास के होते हैं, कि हमें पास का ऑब्जेक्ट ज़्यादातर नहीं दिखता, जिससे मतलब कॉन्केव लेंस के कारण जो विदाउट करेक्शन होता है जब हम लगाते हैं, तो उस वजह से भी हमारा, यानी जब हम कोई भी लेंस लगाए हों उस वजह से कोई डिफेक्ट आता है तो वहाँ पर प्रेसबायोपिया होता है, यानी उस वजह से डिफेक्ट आ जाए तो वहाँ पर प्रेसबायोपिया होता है। ड्यू विदाउट द करेक्शन ऑफ ग्लासेस विच वी आर पुटिंग इनटू द आइज़, यानी जो हम लगा रहे हैं इस वजह से अगर कोई दिक्कत आती है तो वहाँ प्रेसबायोपिया होता है। यहाँ पर दोनों मिक्सचर होता है, दोनों का यूज़ होता है, दोनों का डिफेक्ट होते हैं, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के। एस्टिग्मेशन, यानी ये फोर्थ है पार्ट, एस्टिग्मेशन। एस्टिग्मेशन में ये होता है कि जब पर्सन जो होता है उन्हें जो होता है पास का, यानी एस्टिग्मेशन में हॉरिजेंटल और वर्टिकल में अंतर नहीं दिखता,
मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल है, सॉरी ये वर्टिकल है, तो अगर ये ऑब्जेक्ट अगर दिख रहा है तो थोड़ा पर्सन की उसे जो होता है वो इस ऑब्जेक्ट को हम वो दिखता है उसे थोड़ा वर्टिकल टाइप, यानी पूरा का पूरा वर्टिकल नहीं दिखता, लेकिन थोड़ा बहुत, सॉरी पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल नहीं दिखता, थोड़ा बहुत वर्टिकल दिखने लगता है। तो उस वजह से वहाँ पर एस्टिग्मेशन होती है, यानी पर्सन विच आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसे हम एस्टिग्मेशन कहते हैं, उस एरर को, और यानी उस कमी को, उस एरर को एस्टिग्मेशन। और लास्ट में कलर ब्लाइंडनेस है हमारा, का देख लेगा, बट इट कांट डिस्टिंग्विश बिटवीन द कलर, वो कलर में अंतर नहीं देख पाया। क्या बता, उसे काला का लाल दिखे, लाला का नीला दिखे, नीला का पीला दिखे, पीला का हरा दिखे, हरे का काला दिखे, या फिर वो कलरफुल की जगह वाइट और ब्लैक में दिखे पुरानी पिक्चरों की तरह, तो वहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस होता है। यानी ये 3 मेन थे, नहीं थे बट था बुक में, तो आई टोल्ड यू। तो अब देख लेते हैं, सारी चीज़ें आपको शायद समझ में आ गई होंगी। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म देख लेते हैं। द मेन टॉपिक दिक्कत होती है, मुझे भी हुई थी बट अब नहीं होती। तो अब इसे यहाँ पर नोट का क्या करना है, पार्ट नोट कर सकते हो कि अलग कौन से पार्ट है, प्रेस बायोपिया, एस्टिग्मेशन, कलर ब्राइटनेस है, और जो बोला उसे सुन लिया होगा, बस यही बहुत है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। यहाँ पर सारी बहुत चीज़ें जानकारी को मिलेगी। चलिए, प्लीज वॉच द वीडियो टू नोट दिस पार्ट्स। लेट गेट डिस्कस अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो सरफेस के बीच में पुट हुआ होता है, ट्रायंगुलर एक पिरामिड जैसे हम कहते हैं उस तरह से, यानी 3 डायमेंशनल होता है, ऐसे कहीं ऐसे, और ये उस सरफेस पर दिखता है टेंट के टाइप में। क्लियर? यहाँ ये होता है प्रिज्म, यानी ट्रांसपेरेंट मीडियम जो प्लेन सरफेसेस के बीच में प्रेजेंट होता है, उसे हम प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म सिंपल डेफिनेशन है, इतना भी इसका यूज़ नहीं है पेपर में। प्रिज्म इसका डायग्राम आ सकता है। प्रिज्म मतलब उसके जो लाइट रिफ्लेक्शन होते हैं, लाइट का रिफ्लेक्शन जो होता है उसका डायग्राम। प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम ही है जहाँ से लाइट जाती है। प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बिटवीन सरफेसेस, उसे हम कहते हैं प्रिज्म। अब तो प्रिज्म ही है। बिटवीन सरफेसेस, यानी ट्रांसपेरेंट भी लिख सकते हैं क्योंकि पूरा का प्रिज्म ही ट्रांसपेरेंट है। क्लियर? अब यहाँ पर हम 3 डायमेंशनल तो बना नहीं सकते बट एक ट्रायंगल तो बना सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे अब रिफ्रैक्शन, इसके ऊपर रिफ्रैक्शन थ्रू इमेज फॉर्मेशन। यहाँ पर ये रिफ्रैक्शन थोड़ा प्रिज्म दिख रहा है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये रे आ रही, यहाँ पर ये नॉर्मल है, और अब यहाँ पर एक नॉर्मल है। ये बेंड हो गई ऐसे, यानी यहाँ पर दोनों इक्वल ही होगा, आस पार चली जाएंगी ऐसे। क्लियर? यानी पहले डेंसर फिर डेंसर से रेयरर। अब यहाँ पर भी ये इंटरसेक्ट होंगे क्योंकि ये आगे भी बढ़ सकती थी अगर रिफ्रैक्शन ना होता। तो हम मान लेते हैं इसे हम मान लेते हैं जो यहाँ से ए, ये है पी, और यहाँ पर भी मिलेगी कहीं ना कहीं, इसे हम मान लेते हैं आर, इस पॉइंट को मान लेते हैं जी,
इस पॉइंट को मान लेते हैं F, कुछ भी मान ले रहे हैं, D मान लेते हैं, और यहाँ पर ये B मान लेते हैं, यहाँ पर E मान लेते हैं। क्लियर। अब इसमें पॉइंट्स क्या है, पहला तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर रे गई, रिफ्रैक्ट हुआ रेयर से डेंसर में टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल में थोड़ा झुकेगी, और फिर जब डेंसर से तो अवे द नॉर्मल, नॉर्मल से थोड़ा दूर जाएगी। क्लियर। अब यहाँ पर ये नॉर्मल है BP R, और यहाँ पर EF R ये नॉर्मल है, नॉर्मल यानी ये नॉर्मल रेज हैं, सॉरी ER और BR एक नॉर्मल रे है, और यहाँ पर G में दोनों पॉइंट मिल रहा है, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है ये एंगल कहलाता है डेविएशन एंगल, एंगल D। और ये F के पास जो पॉइंट है यहाँ पर जो एंगल बनता है उसे हम इमर्जेंट एंगल कहते हैं। यानी हम नोट कर ले पॉइंट्स को, AP, ये तो पॉइंट है ना, यहाँ पर मान लेते हैं Q, यहाँ पर मान लेते हैं C। तो AP क्या है, सॉरी AQ क्या है, रे है, फिर उसका P तो पॉइंट है, फिर BR क्या है, BR है नॉर्मल रे, नॉर्मल रे, फिर ER है नॉर्मल रे, नॉर्मल रे। उसके बाद जो एंगल क्या है, उसके बाद एंगल हम कौन सा मान लें, ये FGE, एंगल FGE इक्वल एंगल ऑफ डेविएशन। यानी हम डेविएशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंबल है डेल, ये डेल का सिंबल यहाँ पर लगता है इस प्रकार से, और मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला भी निकालेंगे कि डेल के नीचे M लिखा हुआ होता है, मिनिमम डेविएशन। तो ये है डेविएशन का सिंबल, और एंगल EF और D, या अगर हम ऐसे ज्वाइन करेंगे तो पूरा एंगल बनेगा EFD। एंगल EFD जो है वो है, ये पेपर में आया था अभी, जो 2022 का पेपर हुआ था मेरा 10th का, उसमें आया था। हाँ अच्छा है, अच्छा हुआ था, मतलब आ रहा था ना तो अच्छा हुआ था। तो EFD है एंगल ऑफ इमरजेंस। तो ये पॉइंट थे, और हाँ बस नॉर्मल, यहाँ पर रिफ्रैक्शन, अभी तो रिफ्रैक्टेड रे है, यहाँ पर यहाँ पर हम मान लेते हैं, हाँ PF माने, PF क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। फिर F और D, FD है रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर। तो मतलब कि अब हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला मिलता है, उसे अभी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, बट इन स्पेसिफिक वीडियो आई विल प्रूव इट। अभी तो बस फार्मूला मिलता है कि यहाँ पर एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो साइन ए, यहाँ पर ऐसे साइन ए प्लस डेलम यानी मिनिमम डेविएशन अपॉन ए अपॉन में A अपॉन 2। यानी ये प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है कि साइन ए प्लस, यहाँ पर भी साइन होगा, साइन ए अपॉन 2। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है प्रिज्म का साइन ए प्लस डेल एम अपॉन ए अपॉन में साइन ए अपॉन 2। यानी ये फॉर्मूला होता है, और ये है डायग्राम रिफ्रैक्शन का, ये है मिनिमम डेविएशन, ये है इमर्जेंट एंगल। यानी स्पेसिफिक वीडियो में इसका फॉर्मूला के साथ में डेल एम क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे, और यहीं से हमारा निकलता है मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला। साइन से साइन हमने काट दिया तो और ए से ए कट जाएगा, नहीं यहाँ पर 2 होगा, 2 यहाँ पर a प्लस डेल एम अपॉन 2 अपॉन में साइन ए पर a अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ मिलेगा हमें n इक्वल a प्लस डेल एम अपॉन में a। तो यहाँ पर a कॉमन लेंगे, सॉरी यहाँ पर हम a को यहाँ a को पूरे से हटाएंगे तो 1 प्लस डेल एम अपॉन ए मिलेगा, क्योंकि a जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर a प्लस डेल एम होगा, तो यहाँ पर होगा n माइनस a 1 इक्वल डेल एम अपॉन
डेलम अपॉन ए, फिर डेलम यानी डेलम मतलब मिनिमम डेविएशन इक्वल ए इक्वल n-1। ये होता है फॉर्मूला, यानी इसका भी फॉर्मूला डेराइव करेंगे उसमें भी, यहाँ पर भी n माइनस डेल एम इक्वल ए इंटू n-1 हमारा मिलता है। ये है रिफ्रैक्शन। अब चलते हैं हम डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय प्रिज्म, यानी टॉपिक नंबर 4। यहाँ पर हम वेवलेंथ पढ़ेंगे, कैसे रिफ्रैक्ट होता है, विबग्यो कलर कैसे आता है, ऊपर नीचे कौन कौन कलर होते हैं, सारी चीज़ें क्लियर। वेवलेंथ भी अभी पढ़ लेंगे। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय प्रिज्म बना ले पहले, और अभी जानेंगे क्यों निकलता है, क्यों सिर्फ हम वाइट लाइट क्यों नहीं पाते, स्पेक्ट्रम कलर क्यों पाते हैं, विबग्योर कलर क्यों पाते हैं। तो यहाँ पर ये हमने वाइट लाइट ले गए, यहाँ पर ये नॉर्मल चली गए इससे, अब ये बेंड हो गई ऐसे वाइट लाइट में 5, 6 और ये 7, मतलब कि अभी थोड़ा सा नहीं बना, तो 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, तो यहाँ पर नीचे से विबग्योर होता है, ऊपर से नहीं होता। अब ये भी बताएंगे क्यों। रेड जो होता है वो ऊपर होता है, और जो वी होता है जो, यानी सारी चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। वाइट लाइट है, वाइट लाइट। अब यहाँ पर जो वाइट लाइट पास होती है तो वहाँ पर विबग्यो कलर मिलता है। ऐसा क्यों? यहाँ पर इसलिए क्योंकि जो प्रिज्म होता है उसमें जो हर एक लाइट का रिफ्रैक्शन होता है वो डिफरेंट होता है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर एक लाइट का प्रिज्म में डिफरेंट होता है। और उसके बाद भी प्रिज्म 3 डायमेंशनल है ही है। दूसरा रीज़न है कि प्रिज्म डायमेंशनल है, ये 3 डायमेंशनल है, तो मतलब कि वो उसमें अंदर रिफ्रैक्ट भी होती रहती है। रिफ्रैक्ट होने के बाद में वो अचानक मतलब निकलती है तो विबग्यो कलर में आता है। रीज़न भी कह ले इससे थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ पर हर एक कलर का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसलिए जब वाइट लाइट पास होती है तब वहाँ पर विबग्यो कलर हमें मिलता है। क्लियर? अब नहीं, अभी इसे अब वेवलेंथ डिस्कस कर लेते हैं। अब वेवलेंथ के कारण, यानी जिसका वेवलेंथ ज़्यादा एंगस्ट्रॉम में से मेज़र किया जाता है, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा उसे सबसे ऊपर रखा जाता है, यानी वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में हम बता रहे हैं। तो वेवलेंथ आर का ज़्यादा है, तो यानी 7800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 6400 एंगस्ट्रॉम तक इसका वेवलेंथ होता है रेड कलर का, तो इसलिए इसे ऊपर रखा जाता है सबसे ज़्यादा। फिर जो ऑरेंज होता है इसका जो वेवलेंथ होता है वो 6400 एंगस्ट्रॉम से 6000 एंगस्ट्रॉम तक होता है, तो इसे दूसरे नंबर पर रखा जाता है। फिर वाई यानी येलो का होता है 6000 से एंगस्ट्रॉम से, यानी 6000 एंगस्ट्रॉम से 5700 एंगस्ट्रॉम तक होता है। विबग्यो फिर जी है। ग्रीन का होता है 5700 एंगस्ट्रॉम से 5000 एंगस्ट्रॉम तक। फिर ग्रीन के बाद बी आता है, यानी ब्लू आता है, तो यहाँ पर 5000 से एंगस्ट्रॉम से होता है ये 4600 एंगस्ट्रॉम तक। फिर उसके बाद वेब आई आता है, इंडिगो आता है। इंडिगो का होता है 4600 से एंगस्ट्रॉम से 4300 एंगस्ट्रॉम तक। एंड लास्ट आता है हमारा वॉयलेट का सबसे कम होता है, यहाँ पर होता है 4300 एंगस्ट्रॉम से 4000 तक। यानी ये वेवलेंथ के कारण, उसके मेज़र होने के कारण इसे ऊपर और नीचे रखा जाता है। यानी रेड का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है 7800 एंगस्ट्रॉम से 6400 एंगस्ट्रॉम। यानी हमने कभी देखा होगा कि डेंजर के सिंबल में हमें रेड कलर दिखता है, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा विजिबल होता है दूर से, तो इसलिए यहाँ पर वेवलेंथ होने के कारण रेड को ऊपर रखा गया। फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वॉयलेट। तो वेवलेंथ के कारण इसे अलग से चीज़ें देखी जाती हैं, मतलब वेवलेंथ के कारण इसे उल्टा रखा जाता है, नीचे से विबग्योर शुरू होते हैं। या वेवलेंथ भी देख लिया, डिस्पर्जन, यहाँ पर विबग्योर हमें मिलता है, वेब
अभी नेचुरल की चीज़ें आएंगी। नेचुरल यानी कि रेनबो हमें कैसे दिख जाता है वेब व्यूअर में, जब वहाँ पर तो कोई प्रिज्म भी नहीं है। तो अभी हम देख लेते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में वाई स्टार ट्विंकल, हमें सूरज कभी कभी पहले क्यों दिख जाता है, तो ये सारी चीज़ें। तो बिफोर दैट प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। एक रिफ्रैक्शन, इसके पहले एक टॉपिक था उसे ध्यान नहीं दिया, रेनबो का। रेनबो ही अभी नाम लिया था कि प्रिज्म में मतलब वहाँ प्रिज्म भी नहीं होता तो क्यों दिखता है। बारिश होती है तब, यानी जब बारिश होती है तो हमें रेनबो दिखता है। हाउ, देखो जब बारिश होती है तो वहाँ पर बारिश के यानी उसमें पानी के छोटी छोटी बूंदें वहाँ पर इकट्ठा होती हैं। यानी अब पूरी की पूरी बारिश थोड़ी आ जाएगी नीचे, थोड़ी थोड़ी बूंदें बादल में इकट्ठा होती हैं। कभी कभी वो रिफ्रैक्श यानी थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाता है, इसलिए जब सन की रेज जाती हैं, सन वेब व्यूअर में क्यों हो जाता है, वो तो येलो कलर है, वो येलो कलर नहीं होता है। अगर हम सूरज को देखें तो हमें येलो कलर दिखता है, बट वो येलो कलर नहीं होता। अगर हम पास में जाकर देखें तो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ वाइट कलर। तो इसलिए वहाँ पर छोटी छोटी बूंदें होती हैं किसकी, पानी की, रेन वाटर के जो वाटर होता है, तो उस वजह से वहाँ पर इधर उधर का यानी उस ड्रॉप से उस ड्रॉप में रिफ्रैक्शन होते होते वो पूरा का पूरा एक प्रकार से रेनबो हमें दिख जाता है। तो अब देखते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में पहला है हमारा वाई स्टार्स ट्विंकल। ये एक स्पेसिफिक वीडियो हमने बना ली है, वाई स्टार्स ट्विंकल, ये है टॉपिक, यानी इसके स्पेसिफिक वीडियो है, बट आई एम टेलिंग दिस क्योंकि टॉपिक आ गया है। यहाँ पर है एक इंसान मान लीजिए, और यहाँ पर है एक स्टार है। अब यहाँ पर अब ट्विंकल क्यों करता है हमारा टॉपिक, जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा बहुत मतलब घटता बढ़ता रहता है, कि वो नहीं, मतलब कि हमें लगता है कि वो वही स्टार है। मतलब जब यहाँ पर रिफ्रैक्शन, यहाँ पर टेम्परेचर घट बढ़ रहा, तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन हमारी आँख पर असर पड़ रहा, और हम बार बार देखते हैं कि ये जो स्टार है वो नीचे आ जाता है, यानी वो नीचे आ जाता है, लेकिन हमें दिखता है कि वो यहाँ पर था, लेकिन जब ये नीचे आया थोड़ी सी डिस्टेंस पर तो हमें नहीं दिखता, इसलिए वो दिखता है कि वो ब्लिंक हो जाता है। और यहाँ पर ये पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा जब इधर पोजीशन अपनी बदलता है तो हमें लगता है ये ब्लिंक हो रहा। तो आपको वो वीडियो दिख रही होगी, आपको वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम यही बार आपको दिखा देते। स्टार जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी इतना टेम्परेचर घट बढ़ रहा है तो उसका जो ट्रेवलिंग पाथ होगा वो भी घटे बढ़ेगा या नहीं घटे बढ़ेगा। देखिए यहाँ पर ये अर्थ, यहाँ पर ये सब उनकी वो टेम्परेचर घट बढ़ रहा है, यानी कहीं नॉर्मल है, कहीं वार्म है, कहीं और भी ज़्यादा गर्म है, तो इसलिए नॉर्मल, कोल्ड, वार्म, ये सब इस तरह के टेम्परेचर है घट बढ़ के। अब यहाँ से जब उसकी रेज स्टार की आएंगी, मान लीजिए यहाँ पर सीधी आ रही, सीधी आने के बाद जहाँ से टेम्परेचर शुरू होगा घटना बढ़ना, वहीं से वो बेंड होगी। मान लीजिए ये वार्म है, हॉट टेम्परेचर है, कोल्ड में आएगा तो क्या पता और मुड़ जाए, बेंड हो जाए, उसका जो रे ऑफ ट्रैवलिंग पाथ है, और ठंडा है तो और बेंड हो जाए, या फिर और गर्म है तो और सीधी चली जाए, तो बेंड होकर सीधी होके कैसी भी होके बेंड होकर जाएगी स्टार की रे। अब अगर नॉर्मल हुआ टेम्परेचर और उससे कम हुआ टेम्परेचर, जितने भी है नॉर्मल, वार्म और कोल्ड, ये कहीं फिर बदल गया, अगर जहां वार्म था वहां कोल्ड हो गया तो कहीं पर ये कर्व पाथ पड़ेगी, लाइट पाथ पड़ेगी स्टार की, तब हमें लगेगा वो स्टार हमारे सामने है। ऐसा दिखता है या नहीं होगा, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसी तरह स्टार जब कर्व पाथ में ट्रैवल करेगी, हमारी आंख तक रे पहुंचेगी, तो हमें लगेगा कि स्टार हमारे सामने चमक रहा है, और यहीं से स्टार हमें दिखता है कि वो हमारे सामने ही हमारे स्ट्रेट लाइन में है, हम स्टार देख पा रहे हैं, जबकि वो स्टार वहां पर नहीं होता। उसका जो बेंड पार्ट होता है लाइट का, जो कर्व पार्ट होता है लाइट का, वो उस लाइट के दिखने के कारण हमें लाइट जो स्टार की दिखती है, हमें जो स्टार दिखता है वो सीधा दिखता है। अब जब ये अर्थ का एटमॉस्फेयर घट बढ़ रहा है, यहां से लाइट कभी कभी और ऊपर से ट्रैवल कर जाए, कभी कभी ऐसे और थोड़ा नीचे से, कभी कभी स्ट्रेट होके बेंड हो जाए और नीचे की तरफ, तो इस तरह से वो ट्रैवल करेगा। करने के बाद हमें जो सामने दिखेगा वो भी तो ऊपर नीचे दिखेगा। जब ऐसे बेंड हो रही लाइट, अर्थ है, यहां से ऐसे बेंड हो रही, तो हमें लगेगा कि स्टार ये है। अब और थोड़ा नीचे से बेंड हो रही तो हमें लगेगा स्टार और थोड़ा नीचे, और थोड़ा नीचे से बेंड हो रही तो हमें लगेगा उससे भी नीचे है। तो इस तरह ऊपर नीचे स्टार दिख रहा है, ये स्टार एक है, लेकिन हमें ऊपर नीचे होता हुआ दिखेगा कि ये नहीं दिखेगा, दिखेगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब ये जो स्टार है, जब ट्रैवल, उसका टेम्परेचर तो घटता बढ़ता रहेगा, कभी सूरज की रोशनी भी पड़ सकती है और नहीं भी पड़ेगी, तब पर भी अर्थ का जो गर्मी होगी, जो जब तक सूरज की रोशनी एक साइड तो अर्थ पर पड़ेगी ही, मान लीजिए पीछे साइड ना पड़े, सामने साइड तो पड़ेगी, तो वहां से क्या पता अर्थ से रिफ्लेक्ट होके
उस साइड पर भी आ रही हो रेज, उसकी गर्मी वहां तक भी आ रही, तो घटे बढ़ेगा टेम्परेचर, यानी घटे बढ़ेगा। वो इसीलिए वजह से स्टार जो है वो ऊपर नीचे हमें दिखेगा जब उसकी कर्व पाथ चेंज होगी, जल्दी जल्दी चेंज होता है होगा। जब ऊपर नीचे जल्दी जल्दी कर्व पाथ उसकी चेंज होगी तो हमें भी स्टार क्या दिखेगा, ऊपर नीचे दिखेगा। और दिखने के कारण हमें तुरंत ही वो जैसे ही नीचे आएगा हमें लगेगा कि स्टार ब्लिंक हो रहा है, ऊपर आया फिर ऊपर गया, नीचे आया फिर ऊपर, ऐसे ऐसे होगा जल्दी जल्दी, तो हमें लगेगा स्टार ब्लिंक हो रहा है। हम उसकी माइन्यूट डिस्टेंस को पहचान ही नहीं पाएंगे कि वो ऊपर नीचे हो रहा है, इसीलिए हमें लगता है कि स्टार ट्विंकल हो रहा है, इसीलिए हमें लगता है कि स्टार चमक रहा है। कुछ अर्थ से बड़े बड़े स्टार दिखते हैं, या फिर हम स्टार से बड़े ऑब्जेक्ट दिखते हैं जो चमकते भी नहीं और एक जगह पर स्थिर होते हैं, चमकते तो है नहीं। तो वो क्या है, आपको बता दें कि वो है एक प्रकार का प्लैनेट। हमें जो दिखता है, जो बड़े बड़े स्टार से दिखते हैं, हमें स्टार एकदम माइन्यूट, एकदम बहुत छोटा दिखता है, चमकता हुआ दिखता है। तो जब हम बड़ा चीज कोई देखते हैं कि ये क्या है, ये बड़ा स्टार होगा, नहीं गाइस वो बड़ा स्टार नहीं होता है, वो एक प्रकार का प्लैनेट होता है जो अर्थ के सामने होता है। और अर्थ और प्लैनेट की डिस्टेंस ज्यादा दूर नहीं होती है, जो पास वाले प्लैनेट होते हैं हमें वही दिखते हैं। तो ज्यादा दूर ना होने के कारण वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वहां का टेम्परेचर उस प्लैनेट पर असर नहीं करता है, तो इसलिए उसका जो पाथ होता है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन पर मूव करता है, वो ऊपर नीचे नहीं होता है। उसका कर्व पाथ, उसका ट्रैवल पाथ ऊपर नीचे नहीं होता है, इसलिए वो एक ही लाइन में ट्रैवल करता है। अगर कर्व में ट्रैवल कर रहा है तो वही कर्व होगा, वो ऊपर नीचे नहीं होगा, और होगा भी तो बहुत देर बाद होगा, इसलिए वो ट्विंकल नहीं होता है। और ट्विंकल कब होगा, जब ऊपर नीचे हर 1 सेकंड 2 सेकंड में होगा ऊपर नीचे स्टार, उसका जो ट्रैवल पाथ होगा हर 1-2 सेकंड में ऊपर नीचे होगा, तभी हमें ट्विंकल करता हुआ दिखेगा। और प्लैनेट एक ही पाथ पर ट्रैवल कर रहा होता है, तो इसलिए हमें वो ट्विंकल नहीं हुआ दिखाई देता। तो हम कहते हैं कि ये क्या चीज है। आई होप ये समझ में आया होगा। तो होप आपने समझा होगा कि वो कैसा था, वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं थी। अब देख लेते हैं हम ऑन सनराइज और डिलेड सनसेट, यानी हमें पहले जल्दी से सन का उदय होना, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट यानी सनसेट में कम समय में घटना। यहाँ पर मान लीजिए अर्थ है, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पर एक इंसान है। अब यहाँ पर रिफ्रैक्शन के कारण यहाँ पर मान लीजिए सन है। अब मान लीजिए कि अर्थ में यहाँ पर इसकी रे आ रही, मतलब ये रे तो सीधी है लेकिन रिफ्रैक्शन के कारण ये थोड़ा नॉर्मल की तरफ बेंड होती चली जा रही। मान लीजिए इसकी रे सीधी जा रही थी, लेकिन ये रिफ्रैक्शन के कारण ये थोड़ा बेंड हो जाती है ऐसे। तो इस वजह से सुबह के समय जब इंसान को उस सन को देखता है, वो सुबह सुबह उसे थोड़ा जल्दी सन दिख जाता है, वो राइज नहीं हुआ होता है। इट एक्चुअली नॉट राइजेस। जब हम देखते हैं वो राइज तब होता है जब वो धीरे धीरे ऊपर आता है और पूरी की पूरी रोशनी हमारे ऊपर पड़ जाती है। यहाँ पर वो थोड़ा सा पार्ट हमें पड़ता है उस रोशनी का, यानी जो सन होता है उसमें जो अंदर वहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है, उस रिफ्रैक्शन के कारण वो ये नॉर्मल लाइन हम मान लेते हैं, वो नॉर्मल की तरफ थोड़ा बेंड हो जाता है, जिससे हमारी आँख पर उसकी थोड़ी सी रेस पड़ जाती है, जिस वजह से हमें दिखने लगता है कि वो क्या है, एक सनराइज हो चुका है, यानी हम सन उदय हो चुका है। तो इसका जो टाइमिंग भी होता है वो 2 मिनट होता है। ये 2 मिनट जल्दी हमें दिखने लगता है रोज से, और 2 मिनट देर में वो अब से सेट होता है, यानी सनसेट होता है 2 मिनट बाद में, हमें ऐसे दिखता है। और जब ये सनसेट होता है तब पर भी यही कंडीशन होती है कि सनसेट होते होते उसका रिफ्रैक्शन हमारी आँख पर पड़ता रहता है, और सनसेट जब हो जाता है तब हमें वो ख़त्म हो जाता है, यानी जब रिफ्रैक्शन उसकी लाइट नहीं आती। यानी हम जब कभी कभी शाम को देखते हैं कि जब सनसेट हो रहा होता है तो एकदम लाल हो जाता है। लाल होता है कि इसका मतलब कि वो तो चला गया, यानी वो सनसेट हो चुका है, लेकिन ड्यू टू ऑफ रिफ्रैक्शन उसका जो रे होता है हमारी आँख पर पड़ जाती है, जिससे हमें वो दिखने लगता है कि वो अभी सनसेट नहीं हुआ, हो रहा है, लेकिन वो एक्चुअली में हो जाता है। वो 2 मिनट डिलेड होता है, इस वजह से उसके रिफ्रैक्शन के कारण उसकी रे हमारी आँख पर पड़ जाती है बस। और डिलेड और एडवांस कुछ नहीं होता है, उस लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। सनराइज जो होता है वो हॉरिजॉन के नीचे रहता है, और वो हमें सनसेट के पहले दिखने लगता है, सनसेट के बाद भी दिखता है। और यहाँ पर जब लाइट होती है, यहाँ पर जब ये रिफ्रैक्शन आता है तो यहाँ पर हमें लगता है कि सन हमारे सामने है, इस वजह से उसकी लाइट हमारे ऊपर पड़ जाती है। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि
ऐसा नहीं होता, क्योंकि सन जो होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे हम मानते हो हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे होता है, उसका रिफ्रैक्शन हमारी आंख पर पड़ता है और इसलिए हमें दिखता है कि वो सन हमारे सामने है, बट ऐसा नहीं होता। सो द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द फॉरवर्ड्स लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कीप्स एन इंक्रीजिंग व्हेन दिस, यहाँ पर बस लिखा है कि सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सन राइज एंड 2 मिनट आफ्टर द एक्चुअल सनसेट, यानी सिर्फ 2 मिनट का अंतर होता है सनराइज और सनसेट में। होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर। अब देख लेते हैं हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यहाँ पर नोट करने की कुछ है ही नहीं, तो आप नोट करिए ना करिए। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट देख लेते हैं, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट द डिस्पर्जन ऑफ लाइट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, या फिर वन ऑब्जेक्ट टू एनी ऑब्जेक्ट। देख लेते हैं dispersion of light in such a as particles, उसे हम कहते हैं called as scattering of light, called scattering of light, called scattering of light। यानी किसी भी लाइट का डिस्पर्सन जो होता है उसे हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं इजी लैंग्वेज में। और इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट में एक टिंडल इफेक्ट भी आता है। आप टिंडल इफेक्ट होता है एक, यानी जब हम कभी छोटे से होल में देखते होंगे किसी भी दीवार में, तो वहाँ पर एक बीम आती होगी लाइट की बीम, यानी कभी भी सन की रेज या फिर किसी भी रेज कह लें, वहाँ पर जब पड़ती है तो हमें उसमें भी एक दिखता है इस छोटे छोटे पार्टिकल्स जो आते हैं उसे हम, यानी पूरा लाइट के थ्रू उसे हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। यानी क्या कहेंगे इसे, स्ट्राइकन लाइट डिस्पर्स विद सच टीनी पार्टिकल्स called Tyndall effect। यानी हम यहाँ लिख दें कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय स्ट्राइकन लाइट ही लिखें, यही भी सही है। स्ट्राइकन लाइट डिस्पर्स विद सच टीनी पार्टिकल्स टिंडल इफेक्ट कहते हैं। इतना मेन नहीं है, इतने अंदर नहीं घुसना चाहेंगे, यहीं पर देख लेते हैं। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट में एक है कि लाइट का स्कैटर होना, जैसे कि हम कभी कभी देखते हैं। और हाँ, एक क्वेश्चन और आता है इस टॉपिक में कि हमें स्काई ब्लू क्यों दिखता है, रेड विबगोर कलर है वो क्यों नहीं दिखता, आर क्यों नहीं, रेड क्यों नहीं दिखता, देख लेते हैं उसे। वाई स्काई इज इन ब्लू कलर, यानी ब्लू कलर में क्यों होता है हमारा आसमान। वाई स्काई इन ब्लू कलर। क्लियर। स्काई ब्लू कलर इसलिए होता है क्योंकि मान लीजिए सूरज से कौन कौन से रेज निकलती है, विबग्योर निकलती हैं। वी की वेवलेंथ कोई मतलब नहीं, कम है। इंडिगो की कोई मतलब नहीं। बी से हम लेंगे आर तक, यानी विबग्योर में हम BGYOR लेंगे इसमें। क्लियर। यहाँ पर जो रेड होता है वो बहुत यानी जो रेड कलर होता है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, तो वो बहुत ही दूर तक स्कैटर होगा, मतलब वो उसकी जो डिस्टेंस होगी दिखने की वो बहुत दूर तक होगी रेड की। ऑरेंज की थोड़ा इससे कम होगी स्कैटर होने की, क्योंकि वेवलेंथ कम है। वाई की इससे कम होगी, ओ की इससे कम होगी, सॉरी ये GROY ये जी था, जी की इससे कम होगी, और बी की सबसे कम होगी इन सब में। यानी जो ब्लू है वो पहले स्कैटर हो जाएगा, तो यानी कि ब्लू हैव द लेस वेवलेंथ among the color blue, green, yellow, orange and red। यानी लिख देंगे blue have less
wavelength, blue have less wavelength, less wavelength among क्या था GYOR, यानी ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इससे कम होता है। तो जब सूरज निकलेगा तब इसकी कम है तो ये पहले ही गायब हो जाएगा ब्लू, तो मतलब इट गेट स्कैटर ऑन द स्काई, यानी कि हम ये तो एग्जैक्टली में ब्लैक कलर होता है स्काई जब हम ऊपर से देखेंगे, बट जब सूरज हमें दिखता है तब वहाँ पर ब्लू रेज भी निकलती है जो सबसे कम उसका स्कैटर होता है एमंग द ग्रीन, येलो और ऑरेंज और रेड, VIB में नहीं। और अगर हम VIB भी लेंगे तब वहाँ पर VIB का कलर लगभग सेम होगा, जब हम उसे मिक्सचर करेंगे तब वहाँ पर लगभग लाइट ग्रीन या डार्क ग्रीन, सॉरी लाइट ब्लू या फिर डार्क ब्लू के आसपास आएगा। तो ब्लू जो होता है वो पूरा का पूरा स्कैटर हो जाता है पूरे स्काई में, तो इस वजह से पूरा स्काई हमें दिखने लगता है ब्लू, यानी कि इसका वेवलेंथ कम तो स्कैटर हो जाएगा, तो इस वजह से हमें दिखता है पूरा का पूरा स्काई ब्लू कलर में। फिर से ब्लू का जो वेवलेंथ होता है वो कम होता है, VIB भी हम मिक्सचर करेंगे तो ब्लू बनेगा लाइट या फिर डार्क। और जब सन रेज निकलती हैं तब वहाँ पर जो GYOR है उसकी वेवलेंथ ब्लू से ज़्यादा होती है, तो इस वजह से उसकी स्कैटरिंग लाइट, इसका स्कैटर भी ज़्यादा होगा, तो इसलिए ब्लू हमें स्काई में आसमान कलर दिखता है। ब्लू हैव लेस वेवलेंथ एमंग GYOR, सो इट गेट scattered in whole sky due to every color। अब रेड कलर, अब हमें सूरज जब हम देखते हैं सुबह सुबह तो आंख पर रेड कलर आता है, वायलेट क्यों नहीं आता, क्योंकि वो तो VIB के साथ स्कैटर हो जाता है। अब R जो होता है वो उसमें स्कैटरिंग ज़्यादा होती है, तो इस वजह से जो सन होता है वो सारी लाइट को हर जगह पर, यानी 6 लाइटों को स्कैटर कर देता है, 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6 की 6 लाइटों को स्कैटर कर देता है, यानी सब की वेवलेंथ जो कम होती है वो स्कैटर हो जाती हैं। लेकिन जो रेड होता है उसकी स्कैटरिंग लाइट ज़्यादा होती है, उसमें वेवलेंथ ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो स्कैटर बहुत ही लेस होता है, बहुत ही कम फैलता है, तो इस वजह से उसकी डिस्टेंस दूर होती है। और जो हमारे आँख पर सुबह सुबह जब देखते हैं तो वहाँ पर सन की रेज जो होता है वो लाल लाल दिखाई देती है। और सनसेट की वजह से भी यही होता है, जब सनसेट होता है तो हमें रेडिश टाइप में दिखता है, तो इसी प्रकार से वहाँ पर भी होता है, और स्पेसिफिक कुछ है नहीं। तो यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट में 3 टॉपिक थे, डिस्पर्सन, टिंडल इफेक्ट और वाई स्टार इन ब्लू कलर, सॉरी स्काई इन ब्लू कलर, तो स्काई ब्लू, ये सारी चीज़ें थी। और सन में रेड क्यों दिखता है जब सुबह सुबह, तो क्योंकि सारी लाइट स्कैटर हो जाती है, उसके बाद बचता है रेड जो लेस होता है, लेस स्कैटरिंग पावर होती है, जो पूरा का पूरा स्कैटर नहीं हो सकता, इसलिए वो दिखता है। और यही जब साइन होता है डेंजर वेंजर का तो वहीं पर ये लगा हुआ होता है। क्लियर, होप आपको समझ में आ गया पूरा का पूरा चैप्टर एक शॉर्ट में। अब न्यूमेरिकल बचा है, न्यूमेरिकल अगली वीडियो में, और उसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।